आज की इस मीटिंग में आपके लिए मिलने मेथड पर डिपेंड कुछ और प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, जैसा कि इसमें आपके लिए एग्जाम्पल 3.10.8 और ये है यहाँ f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, जहाँ f ऑफ z इज इक्वल टू ये दे रखा है यहाँ f ऑफ z इज इक्वल टू एक्स क्यूब 1 प्लस आयोटा माइनस बाई क्यूब 1 माइनस आयोटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कंडीशन है यहाँ जब z नॉट इक्वल टू 0। ओके, और दूसरा देखिए जब 0 है f ऑफ z का मान 0 है जब z इक्वल टू 0। ओके, आपसे ये पूछा है इसने कि ये जो फलन f ऑफ z है वो सतत है और कौशी रीमान समीकरण को मूल बिंदु पर संतुष्ट करता है, फिर भी f डैश 0 का अस्तित्व तो नहीं है। यानी आपसे इसमें f ऑफ z को सतत सिद्ध करवाया है। आप देखेंगे कि जो f ऑफ z है इसमें एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस आयोटा माइनस बाई क्यूब इंटू 1 माइनस आयोटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो इसको एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब और आयोटा कॉमन एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस बाई क्यूब। यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या हमने अलग किया है। देखिए एक्स क्यूब का 1 से गुणा करेंगे एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब का 1 से करेंगे बाई क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब एक साथ लिख दिया। आयोटा का एक्स क्यूब से करेंगे तो आयोटा एक्स क्यूब बनेगा, आयोटा कॉमन तो ये बचा एक्स क्यूब और यहाँ माइनस माइनस प्लस आयोटा बाई क्यूब, तो आयोटा कॉमन तो प्लस का जो बाई क्यूब है उसको लिखा। ओके, आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, आप देखोगे ये u हो गया प्लस आयोटा, ये v हो गया, जहां u ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और v ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है, u और v की वैल्यू है। क्या है ये, u और v की वैल्यू, लेकिन कंडीशन है देखिए ये जो u और v की वैल्यू है वो तब है जब z का मान 0 नहीं है, क्योंकि z 0 नहीं है तभी तो इसको सॉल्व किया आपने इस वाली टर्म को। इसमें से बिना आयोटा वाले एक साथ लिखे, आयोटा वाले एक साथ लिखे और इसका अलग अलग भाग दिया आयोटा वाले में और बिना आयोटा वाले में, तो देखेंगे ये u प्लस आयोटा v होता है, तो इसमें u ऑफ एक्स वाई ये हो गया और v की वैल्यू ये हो गई। ठीक, अब अगर ये u और v की वैल्यू हो गई तो एक और कंडीशन है, इस z बराबर 0 का मतलब है, z का मतलब देखिए z बराबर 0 का मतलब होता है z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये मान 0 कब होगा, x प्लस आयोटा वाई 0 तभी होगा जब x भी 0 हो और y भी 0 हो। ओके, क्या हो इसमें, x भी 0 हो और y भी 0 हो। z बराबर 0 का मतलब है x 0 और y 0, अर्थात आप ये कह सकते हो शॉर्ट में कि मूल बिंदु x 0 y 0 का मतलब है मूल बिंदु, यानी z बराबर 0 का मतलब आप मूल बिंदु से ही मतलब होता है z का मान 0 तभी होगा जब मूल बिंदु होगा। ठीक है ना,
क्योंकि अभी अभी आपको बताया x0 y0 तभी z0 हो सकता है। तो आप देखोगे यहाँ कि मूल बिंदु पर ये जो 0 लिखा है ना, 0 का मतलब आप इसको 0 + 0 आयोटा भी लिख सकते हो, इस 0 को 0 + 0 आयोटा लिख सकते हो। तो ये u की वैल्यू हो गई, ये v देखो u + आयोटा v, तो u की वैल्यू 0 और v की वैल्यू 0, लेकिन कब है? मूल बिंदु पर। तथा u 0 0 बराबर 0, मतलब मूल बिंदु पे u का मान 0 और v का मान भी 0, v 0 0 बराबर भी 0। ओके, u और v दोनों की वैल्यू हो गई। यहाँ u और v के मान क्या है? 0 0 है, लेकिन मूल बिंदु पर है। आप देखोगे यहाँ कि u ऑफ एक्स वाई है ना, u ऑफ एक्स वाई जो कि ये टर्म बनी है, u ऑफ एक्स वाई और v ऑफ एक्स वाई, आप देखेंगे नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि 0 z का मान 0 नहीं है, और z का मान 0 नहीं है क्योंकि z = जो x + आयोटा y है ना, अगर ये 0 नहीं है तो इसका अगर परिमाण निकालोगे, देखो 0 कब होगा? ये x0 हो y0 हो, यानी दोनों के दोनों ये 0 होंगे ना, तभी क्या होगा? z 0 होगा। अगर z ही 0 नहीं है तो फिर x² + y², क्योंकि इसका जो परिमाण निकालेंगे ना, x का वर्ग और आयोटा का गुणांक जो y है उसका वर्ग करोगे, तो फिर ये भी 0 नहीं होगा। ये 0 नहीं होगा का मतलब है mod z² है वो भी 0 नहीं होगा, क्योंकि z का मान ≠ 0 दे रखा है यहाँ। जब z ≠ 0 है तो z² जो कि x² + y² है वो 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब नीचे वाली टर्म है वो 0 नहीं होंगी। अगर नहीं होंगी तो ये क्या है? एक बहुपद बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है? एक बहुपद। u ऑफ एक्स वाई और v ऑफ एक्स वाई दोनों क्या है? बहुपद है ना, u/v की फॉर्म में या p/q की फॉर्म में। और जब ये p/q की फॉर्म में बहुपद बने हुए हैं तो आप जानते हैं कि प्रत्येक बहुपद क्या होता है? सभी जगह सतत होता है। तो हम लिख सकते हैं अतः u ऑफ एक्स वाई तथा v ऑफ एक्स वाई सर्वत्र सतत हैं, सर्वत्र सतत हैं। अगर ये सभी जगह सतत हैं तो हम ये कह देंगे, तब देखो ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सभी जगह सतत हैं तो f(z) भी सतत होगा। तब f(z) भी सतत होगा। ओके, अब क्या है? ये सतत तो हो गया, लेकिन हमसे कहा है कि ये कॉची-रीमान समीकरण को मूल बिंदु पर ही संतुष्ट करता है। तो स्टूडेंट्स देखो, मूल बिंदु की जब भी जिक्र हो तो हमने आपको बताया था प्रथम सिद्धांत से x के सापेक्ष आंशिक अवकलन अगर z = f(x, y) हो तो del z/del x का मान जो बनता है यह होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h, y - f(x, y) h। ओके, लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि x और y 0 मूल बिंदु पर क्या होगा? x और y 0 होंगे, और x और y 0 होंगे तो ये 0 और ये 0, तो यहाँ 0 + h बनेगा, और यहाँ आएगा 0 - f(0 0), x और y की जगह 0 लिखा ना, अपॉन में कितना? h। ओके, अगर हम h ना लिख के इसकी जगह x ही चलने दें तो क्या दिक्कत है? देखिए, अब del u/del x निकालें तो इसका मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0। जरूरी नहीं है आप इसकी जगह h लिखो, जरूरी नहीं है x भी लिख सकते हो ना। और अगर आप इसमें x लिखोगे, तो ये बन जाएगा f(x, 0 - f(0 0) अपॉन में x। ओके, अगर ये कंडीशन बन गई तो f(x0) का मतलब क्या रहा? सॉरी, यहाँ u है तो f ना लिख करके आप लिखोगे u, यहाँ भी u। ठीक, तो ये बनेगा u ऑफ एक्स वाई, यानी यहाँ जो x 0 है ना, इसमें x की जगह x लिखोगे, y की जगह 0, तो ऊपर बनेगा x³ - 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 x³ - 0 अपॉन में यहाँ x² + 0
क्योंकि यू एक्स जीरो का मतलब है इस यू के मान में एक्स की जगह एक्स रहने दो, वाई की जगह जीरो, जीरो करोगे ना इस जगह तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जीरो माइनस यू जीरो जीरो का मतलब है, यू जीरो जीरो का मतलब है जीरो, अपॉन में आएगा एक्स। ओके, आप देखेंगे कि एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर तो एक एक्स बना, एक एक्स में से जीरो घटाओगे तो भी एक्स बना, ऊपर ऊपर एक्स बना नीचे एक्स बना, एक्स का भाग एक्स में दिया तो एक बार, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ऑफ वन इक्वल टू, यानी इसको जब कैंसिल किया ना तो ये क्या है वन आया, और वन की लिमिट लगाओगे तो ये वन ही आएगा, यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्या निकला यहाँ वन। और इसी तरह से आप क्या करेंगे इसमें डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे। अगेन डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू की बात करें हम, डेल यू अपॉन डेल वाई तो ये बनेगा लिमिट बाई टेंस टू जीरो, अब की बार क्या है बाई के लिए कर रहे हैं तो बाई टेंस टू जीरो, यहाँ एक्स जीरो बाई माइनस का जीरो जीरो अपॉन में बाई, आप देखेंगे यहाँ u जीरो बाई का मतलब है u में x की जगह तो जीरो लगना, बाई ऐसे रहेगा तो x की जगह जीरो रखोगे, ये भी जीरो तो माइनस बाई क्यू अपॉन बाई स्क्वायर, एक बाई बचेगा ना ऊपर माइनस का, तो आप लिख सकते हैं यहाँ माइनस का एक बाई बचा, और माइनस u जीरो जीरो का मतलब है, u जीरो जीरो का मतलब है मूल बिंदु पर u जीरो जीरो यानी जीरो, और अपॉन में बनाइए बाई, तो देखिए ऊपर माइनस का बाई नीचे बाई, तो बाई से बाई कट गया, माइनस एक बच गया। ओके, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लें। सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए इसमें आगे अभी मैं आ रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, और भी जो वैल्यूज है ना अभी इनको भी निकालेंगे आप। u ऑफ एक्स वाई और v ऑफ एक्स वाई की वैल्यूज आपके सामने हैं। अभी आप देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाला, डेल यू अपॉन डेल वाई, अभी क्या है v के लिए सॉल्व करेंगे, अभी क्या है इसको v के लिए सॉल्व करें हम। डेल v अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, v ऑफ एक्स जीरो, v ऑफ एक्स कॉमा बाई की जगह जीरो माइनस v ऑफ जीरो जीरो अपॉन में x इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वी एक्स जीरो का मतलब है v में x की जगह x रहने दो, y की जगह जीरो, x की जगह x रखोगे, y की जगह जीरो करोगे तो ये जीरो हो जाएंगे, ऊपर एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर तो एक x बचा, माइनस v जीरो जीरो का मान है यहाँ जीरो, अपॉन में x इक्वल टू वन बनेगा ना, x से x कैंसिल होकर के वन आएगा, तथा डेल v अपॉन डेल y निकालोगे तो लिमिट y टेंस टू जीरो, v जीरो y माइनस का v जीरो जीरो। ये फॉर्मूला आप है ना उसी समय काम में लेंगे जब आपको मूल बिंदु के लिए कहा जाए, ठीक है ना। लिमिट y टेंस टू जीरो, v जीरो y का मतलब है यहाँ जो v है ना इसमें x की जगह तो जीरो रखना है, और y की जगह y x जीरो रखोगे तो ऊपर y क्यों नीचे y स्क्वायर, तो एक y बचेगा ऊपर, माइनस v जीरो जीरो की वैल्यू जीरो है, अपॉन में y, आप देखेंगे y कटेगा एक बार तो एक आ जाएगा। अब देखिए कॉची रीमान समीकरण, डेल u अपॉन डेल x का मान, इस डेल u अपॉन डेल x का मान एक है ये, और देखो डेल v अपॉन डेल y का भी मान एक है, तो डेल u अपॉन डेल x बराबर हो गया डेल v अपॉन डेल y के, तथा डेल u अपॉन डेल y का मान, डेल u अपॉन डेल y का मान माइनस एक है, और यहाँ देखो डेल u अपॉन डेल y का मान माइनस एक है, और डेल v अपॉन डेल x का मान है वो एक है,
तो ये बराबर तब होंगे जब यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, मतलब माइनस हो डेल वी अपॉन डेल एक्स। ओके, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट हो गई। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ कौशी रीमान समीकरण क्या है, संतुष्ट है, और कौशी रीमान संतुष्ट है। इसके साथ साथ इसको अवकलनीय और सिद्ध करना है, क्योंकि हमें विश्लेषिक बताना है। तो हम ये कह सकते हैं अतः मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट है। ओके, अभी इसमें का है एफ डैश जीरो का अस्तित्व नहीं है। एफ डैश जीरो बोले तो मूल बिंदु पर अवकलनीयता होने का अस्तित्व नहीं है। यानी मूल बिंदु पर हम अवकलनीयता की जांच करेंगे, अर्थात z बराबर जीरो पर अवकलनीयता के लिए जांच करेंगे हम। तो z इक्वल टू जीरो पर अवकलनीयता डिस्कस करेंगे हम। अब z बराबर जीरो पर एफ डैश जीरो इक्वल टू, देखिए एक और बात है, आपने क्या है कि जो फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड था ना, एफ ऑफ जेड जो दे रखा है क्वेश्चन में, वो दिया है आपके लिए एक्स क्यूब इंटू वन प्लस आयोटा प्लस वाई माइनस का वाई क्यूब इंटू वन माइनस आयोटा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ है जेड नॉट इक्वल टू जीरो, और ये जीरो है जब जेड इक्वल टू जीरो। ओके, ये दिया है। अब z इज इक्वल टू जीरो पर एफ डैश जीरो का मान क्या आएगा, मतलब अवकलनीयता। तो इसको लिखोगे एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन में जेड माइनस जीरो। जैसा कि इसमें आपको पता होगा कि प्रत्येक अवकलनीय फलन, यानी अगर प्रत्येक अवकलनीय फलन है वो सतत होता है, किंतु इसका विलोम सत्य हो आवश्यक नहीं है। इस थ्योरम को जब आपने प्रूव किया था तो इसी वाली डेफिनेशन का यूज किया। तो अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो का मतलब है, यानी जेड की वैल्यू है ना वो जीरो तभी होगी जब एक्स प्लस आयोटा बाई टेंड्स टू जीरो हो, और ये एक्स प्लस आयोटा बाई टेंड्स टू जीरो तभी होगा जब एक्स भी जीरो की ओर अग्रसर हो और बाई है वो भी जीरो की ओर अग्रसर हो। तो आप यहाँ लिख सकते हो एक्स टेंस टू जीरो बाई टेंस टू जीरो, और यहाँ जो अपॉन में जो जेड है उसकी जगह हम एक्स प्लस आयोटा बाई लिख रहे हैं। फिर देखिए एफ ऑफ जेड का मान आपको दे रखा है एक्स क्यूब इंटू वन प्लस आयोटा माइनस वाई क्यूब इंटू वन माइनस आयोटा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस में क्या है एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो का मान आपके पास जीरो है, क्योंकि जेड बराबर जीरो पर फलन का मान कितना है, जीरो। ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो एफ डैश जीरो इज इक्वल टू यहाँ एक्स प्लस आयोटा वाई है। एक काम करते हैं, आप इसमें याद होगा जब दो चरों के लिए बात होती है तो इसमें क्या है आपको कोई ना कोई पथ मानना पड़ता है। क्या मानते हैं इसमें, कोई पथ। आपने सेकंड ईयर में रियल एनालिसिस में देखा था वहाँ कि जब भी एक्स वाई में चलता था तो वहाँ क्या एक पथ डिसाइड करते थे। तो मान लीजिए पथ, माना पथ y इज इक्वल टू एम एक्स। अगर आपने कोई भी पथ लिया y इज इक्वल टू एम एक्स, तो y की जगह एम एक्स इस समीकरण में रखेंगे तो ये बनेगा एफ डैश जीरो इज इक्वल टू y की जगह एम एक्स लिखोगे तो ये लिमिट ओनली x में, ये क्या है टोटल, यानी देखो y की वैल्यू आपको इसमें रखोगे ना तो पूरा फंक्शन है वो x में चेंज हो जाएगा। तो ये लिमिट x की रहेगी ओनली एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो, और नीचे है ये x प्लस आयोटा बाई, तो बाई की जगह एम एक्स लिखोगे
यानी x प्लस आयोटा बाई, बाई की जगह एम एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। अच्छा अब क्या करेंगे आप देखिए, एक्स क्यू वन प्लस आयोटा, एक्स क्यू वन प्लस आयोटा माइनस बाई क्यू, तो बाई क्यू का मतलब एम एक्स, तो एम का क्यूब और एक्स का क्यूब और ब्रैकेट में वन माइनस आयोटा। ओके, बाद में जीरो है, जीरो से कोई मतलब नहीं। आप देखेंगे ऊपर से एक्स कॉमन, एक्स क्यू कॉमन लें, ऊपर से एक्स क्यू कॉमन लें और नीचे यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लें और एक एक्स यहाँ से कॉमन लें, तो नीचे भी एक्स क्यू बनेगा ऊपर भी एक्स क्यू, तो एक्स क्यू कैंसिल हो गया। लिमिट बनी है एक्स टेंस टू जीरो, और ऊपर है ये वन प्लस आयोटा माइनस एम क्यू, साथ में वन माइनस आयोटा अपॉन में यहाँ बनेगा वन प्लस आयोटाइम, वन प्लस आयोटाइम, और यहाँ बनेगा वन प्लस एम स्क्वायर। ओके, अब आप देखोगे यहाँ कि m की जो भी वैल्यू रखोगे उसके लिए देखो, m का मान 1 रखोगे तो f डैश जीरो का मान कुछ और मिलेगा, m का मान 2 रखोगे तो कुछ और आएगा, 3 रखोगे तो कुछ और आएगा, यानी ये सारे के सारे मान क्या बदलते रहेंगे। ओके, अतः f डैश जीरो जो बना है ना, अद्वितीय नहीं है। क्या नहीं है ये? अद्वितीय नहीं है, मतलब समान मान नहीं मिल रहा है, बदल बदल के मिल रहा है। आप m के जैसे जैसे मान दोगे वैसे वैसे f डैश जीरो का मान निकलेगा, तो एक जैसा मान नहीं आ रहा हर एक कंडीशन में। अगर एक जैसा मान होता तो हम कहते कि अवकलनीय है, अब जब ये अद्वितीय नहीं होगा तो फिर अवकलनीय नहीं होगा, अद्वितीय नहीं, तब f डैश जीरो अवकलनीय नहीं है, तब f डैश जीरो अवकलनीय नहीं है। ओके, अवकलनीय नहीं है तो हम ये कह सकते हैं ना f डैश जीरो का अस्तित्व नहीं है, इसीलिए f डैश जीरो का अस्तित्व नहीं है। हाँ, तो ये प्रॉब्लम यहाँ तक कंप्लीट होती है। अब किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताएं। लखन सिंह, कौन सी वाली लाइन की बात कर रहे हो भाई? देखिए, आपने यहाँ इसमें बाई की जगह एम एक्स लिया, पथ कोई ना कोई पथ लेना होता है, ये तो आपको पता है, क्योंकि अगर पथ नहीं लेते आप डायरेक्ट जीरो लिखें तो डायरेक्ट जीरो लिखोगे ना, देखना एक्स जीरो बाई जीरो, तो नीचे जीरो जीरो, ऊपर जीरो, यहाँ भी जीरो, मतलब ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, अन्यधार्य रूप बनता ना। इससे बचने के लिए क्या किया, पथ लेता है, पथ लेते हैं, ऊपर भी जीरो आ रहा था नीचे भी जीरो आ रहा था, तो इसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही थी। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म ना बने उसके लिए हमने क्या किया, ये पथ सेलेक्ट कर दिया, कोई भी पथ y इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि मूल बिंदु से जाने वाला, हम मूल बिंदु पर चेक कर रहे हैं ना, तो मूल बिंदु से जाने वाला कोई भी पथ y इक्वल टू एम एक्स टाइप का होगा। आप देख सकते हैं x की वैल्यू जीरो रखोगे, y की वैल्यू जीरो रखोगे, जीरो बराबर जीरो, संतुष्ट है ना मूल बिंदु से, तो ये क्या है, मूल बिंदु से जाने वाला हुआ। ओके, आप इस क्लास को एक बार रिजॉइन करें।